मौत चीज हर किसी के लिए बहुत ही डरावनी चीज है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो हर एक सेकंड मौत से लड़ते हुए गुजार रहा है। क्यों उस इंसान को जिंदा दफना दिया गया? जंगल के आदिवासी इलाके में घट रही है अमानवीय घटना। क्यों एक मरे हुए घोड़े के शरीर के अंदर छुपकर रहना पड़ता है इस इंसान को? 12 कैटेगरी में इस मूवी को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया और इसने 3 ऑस्कर अवार्ड्स जीत लिए। और जो मूवीज लवर हैं वे अच्छे से जानती हैं कि अगर इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं तो वो मूवी किस लेवल की हो सकती है। ऐसे लेवल की एक टेंशन से भरी सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है द रेवेनेंट। मूवी शुरू होती है ह्यू ग्लास नाम के इस शख्स को दिखाते हुए। वह अपनी पत्नी और बेटे जिसका नाम हॉक है एक साथ है। उनके जीवन में आए तूफानों की एक झलक दिखाई जाती है। हालांकि ग्लास को देखकर विदेशी लगता है, लेकिन उसकी पत्नी पोनी नामक एक आदिवासी समूह की सदस्य है। ग्लास को आदिवासियों की तरह जीवन जीते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद दृश्य बदलता है। साल है 1823। जंगल के बीच में बहती इस तेज धार नदी के ऊपर से ग्लास और उसका बेटा हॉक, जो अब काफी बड़ा हो चुका है, और एक और आदमी जो हाथ में बंदूक लिए हैं, बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक हिरण दिखता है और ग्लास उसे निशाना बनाकर गोली चला देता है। इस क्षेत्र का नाम है डकोटा क्षेत्र। डकोटा क्षेत्र में उस समय बड़ी मात्रा में जानवर और पक्षी रहते थे और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ जानवरों का शिकार करने आते थे। लेकिन यहाँ के जंगली जानवर जितने खतरनाक थे उतने ही खतरनाक थे यहाँ के घने जंगल भी। और इसी कारण से जो लोग बाहर से यहाँ शिकार करने आते थे उनके लिए जीवित रहना लगभग असंभव हो जाता था। इस वजह से इस जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासी पैसे के बदले इन शिकारियों की मदद करते थे जो बाहर से आते थे। ग्लास और हॉक कैप्टन हेनरी के संरक्षण में प्रमुख शिकारी फिजराल्ड की टीम की मदद के लिए आए हैं। कहा जाता है कि ग्लास इस जंगल को बहुत अच्छे से जानता है, हर एक कोने को, इसलिए उन्होंने ग्लास और हॉक को अपने साथ रखा है। जब ग्लास और हॉक उस हिरण का शिकार कर लेते हैं तो वे उसे दल की कैंप में ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी समय दूसरी ओर उनकी टीम का एक सदस्य नग्न अवस्था में वहां आकर गिर पड़ता है और तुरंत ही उनकी ओर कई तीर चलने लगते हैं। अचानक हुए इस हमले में टीम के कई सदस्यों के गले और सीने में तीर लगकर आर पार हो जाते हैं। कुछ समय बाद वे देखते हैं कि दूर एक अरिकारा जनजाति का समूह, जो कि इस जंगल में पीढ़ियों से रहता है, घोड़ों पर सवार होकर उन अमेरिकी शिकारियों के कैंप की ओर बढ़ रहा है। कुछ समय की शांति के बाद अचानक अरिकारा गायब हो जाते हैं और सभी समझ जाते हैं कि बड़ा खतरा आने वाला है। इसके तुरंत बाद चारों ओर से उन पर भारी मात्रा में तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। अप्रस्तुत अमेरिकियों में से कई मारे जाते हैं, लेकिन किसी तरह वे शिकारी पेड़ों की आड़ में शरण लेते हैं। जब अरिकारा घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर बढ़ते हैं तो कुछ अमेरिकन भी गोली मारकर उन्हें मारने में सफल हो जाते हैं। आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच ग्लास और हॉक खतरे का अनुमान लगाकर कैंप में वापस आ जाते हैं। ग्लास सभी को चिल्लाकर कहता है कि किसी भी तरह उन्हें उस नाव में चढ़ना होगा। काफी देर तक अरिकाराओं से लड़ने के बाद उनकी टीम के कई सदस्य मारे जाते हैं। जीवित बचे शिकारी तय करते हैं कि किसी भी तरह वे नदी में रखी उस नाव में चढ़ेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। काफी मशक्कत के बाद हॉक, ग्लास, फिजराल्ड, हेनरी ब्रिजर और कुछ अन्य शिकारी उस नाव में चढ़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बाकी या तो नाव की ओर दौड़ते समय या नाव में चढ़ते समय तीर लगने से मारे जाते हैं। अब बताता हूँ अरिकारा ने उन पर अचानक हमला क्यों किया। असल में उस समय अमेरिकी सरकार और आदिवासी अरिकाराओं के बीच युद्ध चल रहा था और डकोटा के इस जंगल में अरिकाराओं का राज था। इसीलिए यहाँ कोई भी अमेरिकी शिकारी दिखते ही वे हमला कर देते थे। जो अरिकारा आदिवासी हमला करते थे उन्हें री कहा जाता था। बड़ी मुश्किल से नाव के जरिए मिसौरी नदी में काफी दूर आने के बाद ग्लास सभी को बताता है कि इस नदी में अधिक समय रहने पर री कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। इसलिए इस नाव को नदी में ही छोड़कर पैदल चलकर जंगल के अंदर से रास्ता तय करना ही समझदारी होगी। फिजराल्ड ग्लास को ज्यादा पसंद नहीं करता था। ग्लास सफेद चमड़ी का होते हुए भी आदिवासी की तरह जीवनयापन करता था और ग्लास के अतीत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लोगों से सुना गया था कि ग्लास ने कई साल पहले एक विदेशी सैनिक को बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसे इंसान जिसकी पहचान साफ नहीं है और जिसका अतीत अज्ञात है, उस पर निर्भर होकर इस खतरनाक जंगल के बीच चलना फिजराल्ड को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन कैप्टन हेनरी ग्लास पर बहुत भरोसा करता था और ग्लास की बात मानकर नाव को नदी में ही छोड़कर पैदल चलने का निर्णय लेता है। वे अब तक जो भी शिकार का माल जमा कर पाए थे सबको जंगल के एक हिस्से में पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं और फिर सभी को लेकर पैदल अपने किले की ओर बढ़ने लगते हैं। किले की दूरी कुछ दूर है, वहां उनका ठिकाना है। वे पहले इस खतरनाक जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं, किले तक पहुंचना चाहते हैं और वहां जाकर और लोग और हथियार जुटाकर लौटेंगे। लौटने के बाद वे इस शिकार के सामान को यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन फिजराल्ड को ग्लास पर बहुत शक था। बार बार उसे लग रहा था कि चूंकि ग्लास एक आदिवासी समुदाय का व्यक्ति है, शायद वह उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है और फिर सभी को री के हाथों सौंप देगा। यह बरसात का समय था और घने जंगल के बीच तेज बारिश के बीच ग्लास के निर्देश पर पूरी टीम आगे बढ़ रही थी। हालांकि जब बाकी लोग बारिश होने पर जंगल के किसी हिस्से में विश्राम करते थे, ग्लास अकेले जंगल के विभिन्न हिस्सों में जाकर देखता था कि सभी को ले जाने के लिए कौन सा स्थान सुरक्षित है।
तो एक दिन जब ग्लास अकेला जंगल की गहराई में गया, अचानक एक विशाल और हिंसक जंगली भालू उस पर झपट पड़ा। भालू के हमले से ग्लास की बंदूक छिटक गई। भालू ने ग्लास को पकड़कर उसे खरोंच और काटते हुए लगभग खत्म कर दिया। ग्लास ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन इस भालू की असुरिक ताकत के सामने टिक पाना वाकई में असंभव था। फिर भी जब भालू ग्लास को आधा मरा कर देता है और अपने साथियों को बुलाने जाता है, ग्लास किसी तरह अपने जख्मी शरीर को खींचते हुए बंदूक को उठाकर भालू पर निशाना साधता है और एक गोली चलाता है, लेकिन परिणाम उल्टा होता है। दर्द की वजह से ग्लास सही से गोली नहीं चला पाता। गोली भालू के सिर में न लगकर उसके कंधे में लगती है। इससे भालू और भी क्रोधित हो जाता है और दौड़कर ग्लास की गर्दन में अपने तीखे पंजे घुसा देता है। वह ग्लास की पीठ और कंधे से मांस को चीरकर निकाल लेता है, लेकिन ग्लास उस स्थिति में भी हार मानने को तैयार नहीं होता। बहुत मुश्किल से वह अपनी जेब से छुरी निकालता है और भालू को बार बार वार करके इतना घायल कर देता है कि भालू अंततः अपना संतुलन खोकर मृतप्राय ग्लास को एक ढाल वाली जगह पर गिरा देता है। जब ग्लास की टीम वहां पहुंचती है तो वे देखते हैं कि भालू मरा पड़ा है और ग्लास बुरी तरह जख्मी है। ग्लास की गर्दन और पीठ से खून बह रहा है। कैप्टन हेनरी, जिसे कुछ चिकित्सा ज्ञान था, जल्दी से ग्लास के जख्मों पर सलाई करने लगता है ताकि खून बहना बंद हो सके। दर्द से तड़पते तड़पते ग्लास बेहोश हो जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी खून की बहाव के बावजूद उसकी पूरी शरीर को सलाई करने के बाद वह किसी तरह जीवित रहता है और उस रात को किसी तरह बिताकर अगले दिन सुबह वे फिर से यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन ग्लास चलने में सक्षम नहीं था, इसीलिए उन्हें ग्लास को उठाकर ले जाना पड़ता है। इस जंगल में हर जगह अरिकारा का खौफ है। किसी भी समय आदिवासी उन पर हमला कर सकते हैं और मानसून के बाद धीरे धीरे ठंड का आगमन हो गया है। चारों ओर बर्फ पड़ने लगी है। लेकिन कैप्टन हेनरी एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है। उसे पता था कि अगर ग्लास उनके साथ नहीं होगा तो वे इस खतरनाक जंगल से कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ग्लास इस जंगल को बहुत अच्छे से जानता है। ग्लास को हौसला देने के लिए जब सभी आराम कर रहे थे, उसका बेटा हॉक उसके सामने आता है और कहता है, पापा, तुम्हें याद है माँ मौत के समय क्या कह रही थी? अगर किसी पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हों तो चाहे कितनी भी बड़ी आंधी आए, पेड़ शुरू में झूल सकता है लेकिन अंत में उसे हिला नहीं सकता। तुम्हारी सांसें अब भी चल रही हैं। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तुम जिंदा हो। पापा, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। फिल्म का दृश्य अब फ्लैशबैक में चला जाता है, यानी अतीत में। एक समय ग्लास की जाति यानी अपनी आदिवासी समूह पर कुछ अंग्रेजी सैनिकों ने हमला किया था। ग्लास के पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उनके सभी घर और संपत्ति जला दी जाती है। इस दौरान हॉक का शरीर भी कुछ हद तक जल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ग्लास अपने बेटे हॉक को मानसिक रूप से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो दृश्य फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। ग्लास ने जीवन में कई बुरे समय देखे हैं, जिनके बारे में कुछ बातें लोग जानते हैं और कुछ बातें सिर्फ वही जानता है। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां दिखाया जाता है कि ग्लास के शरीर को वे ले जा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एक बड़े पहाड़ को पार करना होगा और ग्लास को खींचकर चढ़ाना संभव नहीं है। फिट्जराल्ड के कहने पर कैप्टन एक समय ग्लास को गोली मारने भी जाता है, लेकिन अचानक उसकी मानवता जाग उठती है। वह व्यक्ति जिसने उनकी इतनी मदद की, उसे इस तरह से मारना सही नहीं होगा। वह अपनी टीम के सदस्यों को आदेश देता है कि जब तक ग्लास स्वाभाविक रूप से नहीं मर जाता, तब तक ग्लास को यहाँ आराम करने दिया जाए। हमारी ओर से उसकी देखभाल और अंतिम संस्कार के लिए 2 लोग यहाँ रहेंगे। तुम लोगों में से तय करो कि कौन कौन यहाँ रहेगा। जो वहाँ रहेंगे उन्हें मैं $100 का इनाम दूंगा। ये सुनकर डॉलर के लालच में ब्रिजर और फिट्ज वहाँ रहने के लिए तैयार हो गए, और साथ में ग्लास का लड़का हॉक तो था ही, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पहले से पता नहीं चलता। इसके बाद देखा गया कि सबके चले जाने के बाद फिट्ज उस पहाड़ के नीचे एक कोने में मिट्टी खोदने लगा। लेकिन क्यों? तो क्या ग्लास के जिंदा रहते ही उसे दफनाने की तैयारी शुरू कर दी है? अब यहाँ एक सवाल उठता है, इतने सारे लोग होते हुए भी फिट्ज को अचानक ग्लास पर इतना गुस्सा क्यों आया? क्यों उसे ग्लास पसंद नहीं है? असल में ये कई साल पुरानी बात है। एक बार शिकार पर आते हुए फिट्ज भी इसी तरह री के हमले का शिकार हुआ था। उस समय री ने फिट्ज को पकड़कर उसके साथ बहुत अत्याचार किया और अत्याचार की हदें पार करते हुए तीखे चाकू से फिट्ज के सिर की एक तरफ की खाल उतार दी थी। उस स्थिति से किसी तरह जिंदा बचकर लौट तो आया, लेकिन वो घाव के निशान उसके सिर पर और उसके दिल में आज भी ताजे हैं। और उस घटना के बाद से ही फिट्ज के मन में आदिवासियों के प्रति गहरा गुस्सा पनप गया। और क्योंकि ग्लास भी एक आदिवासी समुदाय का व्यक्ति था, इसलिए फिट्ज उसे शुरू से ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खैर, एक दिन ऐसा हुआ कि जब ब्रिजर और हॉक पानी और खाने की तलाश में गए हुए थे, फिट्ज ने ग्लास से ठंडे लहजे में कहा, ग्लास, तुम अभी भी अपनी सांसें नहीं छोड़ रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हिसाब से तो तुम्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम मौत को किसी भी तरह हार मानने नहीं दे रहे। क्या तुम समझ नहीं रहे हो कि जब तक तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, और धीरे धीरे री हमें ढूंढकर यहीं खत्म कर देगा। जब तुम्हारी जान नहीं निकल रही तो क्यों ना मैं ही तुम्हारी जान ले लूं, और अगर तुम भी यही चाहते हो तो मेरी तरफ देखकर एक बार आंख झपकाओ। ग्लास की गर्दन में गहरे घाव के कारण अब वह बोलने की ताकत भी खो चुका था।
फिर भी वह काफी देर तक आंखें खुली रखने की कोशिश करता है, लेकिन एक इंसान कितनी देर तक बिना पलक झपकाए रह सकता है। इसलिए एक समय के बाद ग्लास को पलकें झपकानी पड़ती हैं और फिट्ज तुरंत उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस कर उसका गला दबा देता है। इतनी देर में हॉक वहां आ जाता है और फिट्ज को ग्लास से दूर हटाते हुए चिल्लाने लगता है, तुम ये क्या कर रहे थे? मैं ये बात सबको बताऊंगा। अगर कैप्टन को पता चला तो तुम्हें फांसी होगी। फिट्ज पहले हॉक को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन हॉक किसी भी हालत में चुप नहीं होता। इसलिए फिट्ज ग्लास के सामने हॉक के पेट में कई बार निर्दयता से चाकू मारता है और बीमार ग्लास के सामने ही उसके बेटे हॉक की हत्या कर देता है। ग्लास चीख नहीं पाता, सिर्फ कराहता और तड़पता रहता है। फिट्ज हॉक की लाश को घसीटकर फेंक आता है। इसी बीच ब्रिजर वापस आ जाता है। फिट्ज उल्टा ब्रिजर से कहता है, काफी देर हो गई है, हॉक अभी तक वापस नहीं आया। ब्रिजर भी सोच लेता है कि हॉक शायद फंस गया है या कुछ हुआ है जिसकी वजह से वह वापस नहीं आया। वह एक बार भी यह नहीं देखता कि कुछ दूरी पर हॉक की लाश पड़ी है। इसके बाद उस रात फिट्ज ब्रिजर को उठाकर कहता है, रात के अंधेरे में मैंने कई री को इस तरफ आते देखा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भागना होगा। ये सुनकर घबराए हुए ब्रिजर पूछता है, अगर हम चले गए तो ग्लास का क्या होगा? तब अजीब तरीके से फिट्ज उस बीमार ग्लास को जमीन पर घसीटता हुआ उस गड्ढे में ले जाता है जो उसने पहले ही खोदा था और उसे उसमें फेंक कर कुछ मिट्टी डाल देता है। फिर कहता है, जो किसी तरह मर नहीं रहा उसे जिंदा ही दफनाना पड़ेगा, और अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम भी मरोगे। दिन के अंत में इंसान बहुत स्वार्थी होता है। जब अपनी जान पर बन आती है तो हर कोई अपना ही सोचता है। यहाँ भी देखा गया कि ब्रिजर ने कोई आपत्ति नहीं की। ब्रिजर और फिट्ज ग्लास को जिंदा दफनाकर वहां से भाग जाते हैं। ग्लास, जो कुछ समय पहले तक हिलडुल नहीं पा रहा था, अब केवल अपनी इच्छा शक्ति और जीवित रहने की तड़प के बल पर उस मिट्टी के नीचे से, यानी उस कब्र से बड़ी मुश्किल से खुद को खींचकर किसी तरह बाहर निकाल लाता है और सिर उठाते ही वह थोड़ी दूर पर हॉक की लाश पड़ी देखता है। ग्लास अब खुद को घसीटता हुआ हॉक के पास जाता है और यह देखने की कोशिश करता है कि कहीं उसके बेटे में अभी भी जान बाकी है या नहीं। पिता होने के नाते बेटे के जीवित न होने का पता होने के बावजूद वह किसी तरह उम्मीद में वहां जाता है। पहले पत्नी, फिर बेटा, और अब शरीर में भयंकर पीड़ा, इतना सारा दुख और तकलीफ लेकर ग्लास अब और नहीं सह पा रहा है। वह अपने मृत बेटे के सीने पर सिर रखकर लेट जाता है। ग्लास हॉक के सिर और सीने पर हाथ फेरता रहता है। उसकी आंखें मानो चीख चीख कर कहना चाहती हैं, एक बार सांस तो ले ले, एक बार मेरे पास वापस आ जा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ग्लास का दुख और कराह अचानक प्रतिशोध की ओर बदल जाती है। वह तय कर लेता है कि जब तक वह अपने बेटे के हत्यारे को सजा नहीं दे देता तब तक उसे किसी भी हालत में शांति नहीं मिलेगी। उस शरीर को लेकर ग्लास अब अपने सीने के बल पर उसी तरह बढ़ता रहता है। दूसरी ओर थोड़ी दूर जाकर ब्रिजर को कुछ शक होता है। क्या सच में फिट्ज ने उस रात किसी री को आते देखा था? जब ब्रिजर फिट्ज से सवाल करता है कि तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ से ले जा रहे हो, है ना? तब फिट्ज उसे जमीन पर गिराकर उसकी ओर बंदूक तानते हुए कहता है, उस दिन मैंने झूठ बोला था क्योंकि मैं एक अधमरे आदमी के लिए अपनी जान नहीं जोखिम में डाल सकता, और मुझे पता है कि उस दिन मैंने झूठ बोलकर कोई गलती नहीं की थी। इसलिए अगर तुम्हें जीवित रहना है तो तुम्हें इस तरह मेरे साथ जाना होगा और कभी भी किसी को कुछ मत बताना। ब्रिजर मजबूरी में चुपचाप उसके साथ बढ़ने लगता है। दूसरी ओर री के वो लोग जिन्होंने अमेरिकी शिकारियों से जो कुछ भी लिया था उसे लेकर जंगल में आए। वे फ्रांसीसी शिकारियों को ये चीजें बेच देते हैं और थोड़ी धमकी देकर उनसे 5 घोड़े और एक बंदूक भी हासिल कर लेते हैं। और देखा जाता है कि सचमुच एक समय पर नदी के किनारे नाव का सहारा लेकर पहाड़ की उस जगह पर जहां फिट्ज और उसके लोग ग्लास के साथ थे, वहां री समुदाय आ जाती है। असल में री के समूह की लीडर की एक बेटी थी जिसका नाम पोयाका था। वह कुछ दिनों से लापता थी। कौन उसे ले गया, कहां ले गया, उन्हें कुछ पता नहीं, और वे सोच रहे हैं कि शायद अमेरिकी शिकारी जो इस डकोटा जंगल में शिकार करने आते हैं, शायद वही री प्रमुख की बेटी को अपहरण करके कहीं बंदी बनाकर रखा है। यही कारण था कि री कप्तान हेनरी ने उन पर हमला किया। खैर, वर्तमान में री वहां आकर हॉक की लाश के अलावा कुछ नहीं देख पाती। देखा जाता है कि ग्लास सीने के बल पर चलने के कारण अपने शरीर के कई घावों से फिर से खून बहने लगता है। उसके गले में जो घाव था उससे पानी पीने पर भी खून निकलने लगता है। इसलिए ग्लास जंगल में इधर उधर बिखरे कुछ औषधीय पौधे इकट्ठा करता है और उन्हें आग पर सेंक कर उसके पास पहले से मौजूद थोड़े से बारूद को अपने गले के घाव पर लगा देता है। फिर वह जलती हुई घास से अपने गले के घाव को खुद ही जलाकर ठीक करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता था कि अगर शरीर के किसी हिस्से को जला दिया जाए तो वहां से खून बहना बंद हो जाता है, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो खून बहते बहते वह आखिरकार मर जाता। इसके अलावा इस तीव्र ठंड में जलने के घाव जल्दी सूख भी जाते हैं। अब ग्लास धीरे धीरे खड़ा हो सकता है लेकिन बिना किसी सहारे के चल नहीं सकता। इसके अलावा उसके पास कोई खाना नहीं है। भूख के मारे वह हाथ के सामने जो भी घास के पत्ते, छोटे पक्षी या सड़े हुए मांस के टुकड़े उसे मिलते हैं उन्हें खाता रहता है। एक दिन जब ग्लास नदी के किनारे थोड़ा विश्राम कर रहा था तभी वहां कुछ री आ जाती है, लेकिन समय पर देखकर ग्लास हमला करने से पहले ही नदी में कूद जाता है और री के हाथों से काफी दूर चला जाता है। री उसे और कुछ नहीं कर पाती, हालांकि क्योंकि वह जीवन की रक्षा के लिए तेज बहाव वाली नदी में कूद गया था, इसलिए ग्लास बहते हुए काफी दूर चला जाता है और एक जगह पर रुक जाता है। उस नदी की ठंडी पानी में काफी देर तक तैरने के बाद
ग्लास का पूरा शरीर जैसे बर्फ में बदल जाता है। काफी मेहनत करके ग्लास एक आग जलाता है और अपने शरीर को गर्म करता है। भूख के मारे उस बीमार शरीर के साथ ग्लास नदी से मछलियां पकड़ता है और उन्हें कच्चा ही चबाकर खा लेता है। नदी के किनारे लेटकर जब वह थोड़ी देर आराम कर रहा था, तभी अचानक दूर पर एक आग जलती हुई देखता है। रेंगते हुए उस ओर बढ़ने पर उसे एक आदमी मिलता है। ये आदमी एक जंगली बायसन को मारकर उसकी मांस खा रहा था। ग्लास को देख उस आदमी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन ग्लास ने हाथ जोड़कर थोड़ा खाना मांगा। आदमी ने मांस का कुछ टुकड़ा ग्लास की ओर फेंक दिया। उस रात आदमी ने ग्लास को आश्रय भी दिया। अगले दिन सुबह ग्लास के शरीर के घाव देखकर और उसकी हालत जानने पर आदमी ने उसका हाल पूछा। ग्लास ने किसी तरह टूटी फूटी आवाज में अपनी पूरी कहानी बता दी। वह आदमी बताता है कि उसका नाम हिकुक है और वह भी पनी आदिवासी समुदाय का सदस्य है। उसकी खुद की परिवार को भी अमेरिकियों के एक आदिवासी समूह ने मार डाला था। हिकुक ग्लास के घाव देखकर बताता है कि अगर ये घाव ऐसे ही रह गए तो इलाज के बिना तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे, शरीर में सड़न शुरू हो जाएगी। इसलिए वह ग्लास को अकेला उस बर्फीले तूफान में छोड़ने की बजाय अपने साथ घोड़े की पीठ पर बैठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। फिर वह कुछ औषधीय घास को आग में जलाकर उसके राख को घावों पर लगाता है। वह एक पेड़ की टहनी काटकर एक छोटे से आश्रय जैसा बना देता है और उसे गर्म सामान से ढक देता है। इस बीच ग्लास को दर्द के कारण बुखार आ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। लेकिन जब ग्लास की होश आता है तो वह देखता है कि हिकुक आसपास कहीं नहीं है। बहुत खोजबीन करने के बाद ग्लास थोड़ा आगे बढ़ता है और एक जगह देखता है जहां किसी ने हिकुक को एक पेड़ की टहनी से लटकाकर मार डाला है। पास ही कुछ लोगों की हंसी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ग्लास समझ जाता है कि यह निश्चित रूप से किसी शिकारी समूह का काम है और वे ही हिकुक के साथ ऐसा कर चुके हैं। ग्लास ठान लेता है कि भले ही वह अपने बेटे के हथियारों से प्रतिशोध नहीं ले सका है, लेकिन जो आदमी उसे असहाय स्थिति से स्वस्थ करने में मदद कर रहा था, उसके हत्या का प्रतिशोध वह जरूर लेगा। और ये बात सामने आती है कि फ्रांसीसी शिकारी ही री के घोड़े और बंदूक लेकर गए थे। वहां जाकर ग्लास सुनता है कि फ्रांसीसी शिकारियों का नेता कह रहा था, हमने जो भी सामान री समुदाय को दिया था वह सब हम वसूल कर लेंगे। फिर ग्लास देखता है कि एक लड़की को वे पकड़कर वहां रखे हुए हैं और उस लड़की के साथ बलात्कार कर रहे हैं। इसी दौरान ग्लास पीछे से जाकर एक आदमी के सिर पर बंदूक तानता है और आदिवासी लड़की को चाकू निकालने के लिए कहता है। फिर ग्लास एक घोड़ा लेकर उनके दल के एक सदस्य को गोली मार देता है और आदिवासी लड़की को कुछ इशारे करता है। लड़की उस फ्रांसीसी शिकारी के नेता का लिंग काट देती है और फिर वह लड़की और बाकी फ्रांसीसी शिकारी जैसे तैसे हो सके भाग जाते हैं। दूसरी ओर दिनों बाद फिट्ज ब्रिजर उनकी किले तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर फिट्ज कप्तान को बताता है कि ग्लास मर चुका है और उन्होंने उसे उचित तरीके से दफन कर दिया है। हालांकि ग्लास की मौत के साथ ही हॉक भी लापता हो गया है। अब तक हॉक का कोई पता नहीं चला। फिट्ज कप्तान को ये झूठी बातें बताता है। दूसरी ओर ग्लास जब फ्रांसीसी शिकारी के ठिकाने से लौटकर एक जगह आराम कर रहा था, तब एक री समूह हमला कर देती है। खुद को बचाने के लिए ग्लास जब घोड़े की पीठ पर सवार होकर भाग रहा था, तब री का एक तीर घोड़े पर लग जाता है और घोड़ा ग्लास को लेकर एक ऊंची जगह से नीचे गिर जाता है। री के हाथ से बचने के बाद भी ग्लास बर्फ की ठंड से कांपता रहता है और ठंड से राहत पाने के लिए वह एक मृत घोड़े के पेट को चीरकर उसके अंदर घुस जाता है। दूसरी ओर अमेरिकियों के किले में एक फ्रांसीसी शिकारी वहां आकर थोड़ी शरण मांगता है। जब उससे पूछताछ की जाती है कि उसके साथ क्या हुआ, तो वह बताता है कि एक व्यक्ति आया और उन्हें मार डाला और उसके बाद उनकी पूरी टीम टूट गई। कुछ साथी ठंड से मर गए जबकि कुछ को जंगली गीदड़ों ने खा लिया। ये कहकर वो एक पानी की कैंटीन दिखाता है जो ग्लास को छोड़ते समय ब्रिजर के सामने से गुजरी थी। इसे देखकर फिट्ज तुरंत समझ जाता है कि ग्लास को जो दफन किया गया था वह किसी न किसी तरह से वहां से बचकर वापस आ गया है। लेकिन ब्रिजर कहता है कि ये शायद हॉक हो सकता है, क्योंकि ब्रिजर को ये नहीं पता था कि फिट्ज ने हॉक को मार डाला था। उसे तो बस इतना ही पता था कि हॉक जिंदा है और लापता है। इसलिए वह सोचता है कि शायद हॉक ही ग्लास के सामने से पानी की कैंटीन लेकर आया था और इसी से फ्रांसीसी शिकारियों को यह कैंटीन मिली है। ब्रिजर की बात मानते हुए हेनरी अपने दल के साथ फ्रांसीसी शिकारियों के ठिकाने यानी येलोस्टोन नदी की ओर निकल पड़ता है। उन्हें यह सोचने की भी उम्मीद नहीं थी कि वे वहां ग्लास को जिंदा पाएंगे। ये देखकर कप्तान हेनरी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे बताया गया था कि ग्लास मर चुका है और उसे दफना दिया गया है। वह समझ जाता है कि फिट्ज और ब्रिजर ने उसे झूठ बताया था। वे सभी ग्लास को बचाकर वापस लाए हैं। कप्तान हेनरी किले में लौटकर फिट्ज की तलाश करता है और पता चलता है कि फिट्ज ने कंपनी के तिजोरी से कुछ पैसे चुरा लिए हैं और भाग गया है। कप्तान ब्रिजर को झूठ बोलने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश देता है, लेकिन ग्लास बताता है कि ब्रिजर का कोई दोष नहीं है, वह बस फिट्ज के आदेश का पालन कर रहा था। यहाँ तक कि ब्रिजर को भी नहीं पता था कि फिट्ज ने हॉक को मारा है। इसके बाद कप्तान हेनरी ग्लास को लेकर फिट्ज की तलाश पर निकलते हैं। जब वे कुछ दूर आ जाते हैं तो बर्फ पर घोड़े के खुर के निशान मिलते हैं। ग्लास कहता है कि ये निशान जरूर फिट्ज के घोड़े के होंगे, क्योंकि ऐसा निशान कोई और नहीं छोड़ता। फिट्ज की खोज करते करते रात हो जाती है। एक जगह विश्राम करते समय कप्तान हेनरी ग्लास से पूछता है कि लोगों के अनुसार क्या तुमने किसी अंग्रेज सैनिक को मारा था? ये सच है या झूठ? ग्लास जवाब देता है कि एक बार अंग्रेज सैनिकों ने हमारे पूरे पोनी समुदाय पर हमला किया था। जब एक सैनिक ने मेरी पत्नी को मार दिया और मेरे बेटे की ओर हाथ बढ़ाया, तब मैंने बंदूक से उसे मार डाला।
अगले दिन सुबह कप्तान हेनरी और ग्लास दोनों अलग अलग दिशाओं में फिट्ज की तलाश करते हैं। थोड़ी ही देर में कप्तान की दिशा में फिट्ज छिपा हुआ था। वह छिपने से बाहर आकर कप्तान की ओर बंदूक तानते हुए कहता है, कप्तान, इतनी ठंड और बर्फ के पहाड़ों पर आप क्या कर रहे हैं? क्या आप रास्ता भटक गए हैं? कप्तान हेनरी जल्दी से अपनी जैकेट की जेब से बंदूक निकालता है और फिट्ज की ओर निशाना साधते हुए गोली चला देता है। गोली की आवाज से चारों ओर गूंज उठता है। ग्लास उस आवाज को सुनकर घोड़े पर सवार होकर उस दिशा की ओर दौड़ पड़ता है जहां से गोली की आवाज आई थी। लेकिन जब ग्लास वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि कप्तान हेनरी का शव पड़ा हुआ है। उसके सिर की चमड़ी खोपड़ी से निकाल दी गई है। ये गोलियां कप्तान हेनरी को फिट्जराल्ड ने मारी थी और हेनरी की मौत के बाद फिट्ज जितना गुस्से में था कि उसने कप्तान के साथ वही किया जो एक समय रीर ने फिट्जराल्ड के साथ किया था। ग्लास कप्तान हेनरी को अपने घोड़े की पीठ पर रखे हुए चलता रहता है। तभी एक ऊंचे स्थान से फिट्ज ग्लास की ओर गोली चला देता है और गोली लगने के बाद जब ग्लास घोड़े की पीठ पर गिर जाता है तो फिट्ज नीचे उतर आता है। लेकिन जब घोड़े की पीठ से कपड़ा हटाता है तो फिट्ज देखता है कि शरीर एक पेड़ की डाली से सीधा किया गया है। चेहरे की पर्दा हटाते ही वह देखता है कि यह हेनरी का शव नहीं बल्कि ग्लास है। हेनरी के शव को ग्लास ने एक पेड़ की डाली से सीधा करके बैठाया था ताकि फिट्ज सोच सके कि यह हेनरी है। ग्लास को पता था कि यदि फिट्ज को यह दिखाई देगा तो वह जरूर गोली चला देगा। हेनरी के शव के पास जो घोड़े पर पड़ा था वह असल में ग्लास था, लेकिन फिट्ज कुछ समझने से पहले ही ग्लास गोली चला देता है। ग्लास की गोली फिट्ज के कंधे पर लगती है और वह दूसरी दिशा में भाग जाता है। ग्लास भी उसका पीछा करता है। थोड़ी देर की छिपाछिपी के बाद अंततः वे आमने सामने आ जाते हैं। ग्लास अपनी छोटी कुल्हाड़ी निकालता है और फिट्ज के हाथ पर वार करता है, जिससे उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं और खून बहने लगता है। उनके बीच की लड़ाई जारी रहती है और अंततः ग्लास फिट्ज के हाथ में मौजूद चाकू को मोड़कर उसके पेट में घुसा देता है। फिर भी ग्लास के भीतर अपने बेटे की मौत का दुख शांत नहीं हो रहा था, इसलिए वह अपनी कुल्हाड़ी फिट्ज के सीने में घुसा देता है। ग्लास अपनी कुल्हाड़ी से फिट्ज के पैरों पर कई बार वार करता है। जब फिट्ज पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और गिलास उसे गला घोंटकर मारने के लिए जाता है तो फिट्ज कहता है, तुमने मुझे मारने के लिए इतनी देर तक इतनी मेहनत की, लेकिन इसका क्या फायदा? मुझे मारकर तुम अपने बेटे हॉक को वापस नहीं पा सकते। इसी बीच वहाँ कुछ री समुदाय के लोग आते हैं। ग्लास फिट्ज को उनके हवाले कर देता है और वे फिट्ज को मार डालते हैं, लेकिन वे ग्लास को कुछ नहीं करते। तब ग्लास उस दल के लीडर के घोड़े के पास देखता है कि एक और घोड़ा है और वह फ्रांसीसी कैंप से बचाकर लाए गए उस लड़की को घोड़े पर बैठी हुई देखता है। यानी यह लड़की ही उनकी नेता की बेटी है, जिसका नाम पोयाका है। इस लड़की को फ्रांसीसी शिकारी रिके गांव से अगवा कर ले गए थे और चूंकि इस लड़की ने ग्लास के बारे में उनकी टीम को बताया कि यही आदमी उसे बचाकर लाया है, इसलिए री ग्लास को कुछ नहीं करता। फ्रिट्ज का शव नदी की धारा में बह जाता है और मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि ग्लास जब अपने पैरों में चोट लगने के कारण और चल नहीं पा रहा था, तब चारों ओर हड्डी तोड़ने वाली ठंड के बीच फिर से बर्फ गिरने लगती है। पीड़ा से कराहते हुए ग्लास एक जगह बैठ जाता है और वह अपने मृत पत्नी को अपनी आंखों के सामने देखता है, जैसे कि उसकी पत्नी उसे रास्ता दिखाने के लिए आई है। और फिल्म यही समाप्त होती है। दरअसल रेवेनेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मौत के दरवाजे से लौट आया हो, और इस मामले में ग्लास ने बार बार इस असंभव को संभव करके दिखाया है। तो ये था लियोनार्डो डिकैप्रियो का अभिनय द रेवेनेंट में। आपको ये कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्फ एक लाइक और शेयर कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।